हेलो वीवर्स, हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। वीवर्स, आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिज़ॉर्डर के बारे में। एंजाइटी क्या होती है और एंजाइटी कब कब हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंजाइटी एक शदीद नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस है। जो एंजाइटी कभी कभी हकीकी चीज़ों की वजह से होती है, जैसा कि किसी जहरीले सांप को देखते ही एंजाइटी होती है, और कुछ गैर हकीकी डर की वजह से भी एंजाइटी होती है। उस वक्त जब एंजाइटी न्यूरोटिक हो, यानी न्यूरोटिक एंजाइटी की सूरत में हो, तो एंजाइटी को अनकंट्रोलेबल होती है, यानी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब एंजाइटी न्यूरोटिक होती है, यानी ये एक डिज़ॉर्डर है। जब हम में से हर कोई कभी ना कभी एंजाइटी का तो शिकार होता ही है, लेकिन जब हालात स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो एंजाइटी फील करते हैं। लिहाजा एंजाइटी भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एंजाइटी का होना कोई गलत बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से जो रिएक्शन पैदा होता है वो एंजाइटी को बढ़ाता है। बाज़ वक्त तो एंजाइटी हमारे डेली कामों को करने में मददगार भी साबित हो सकती है। यूँ तो हम सब कभी ना कभी किसी न किसी वक्त डर जाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे डर की क्या वजह है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर की वजूहात को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंजाइटी में मुब्तला तो हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्हें एंजाइटी क्यों हो रही है, किस वाक़े की वजह से, किस चीज़ की वजह से एंजाइटी हो रही है, वो उसको ठीक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ गौर से समझने वाली बात यह है कि जब किसी क्लियर रीज़न के बिना पर एंजाइटी होती है और बंदे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असरअंदाज होने लगे, तो उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसिडर किया जा सकता है, जैसे एंजाइटी डिज़ॉर्डर का नाम दिया जाता है। एंजाइटी डिज़ॉर्डर उस वक्त होता है जब ये बंदा ये नहीं समझ पाता कि वो क्यों डरा हुआ है, या उन हालात में एंजाइटी होने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी बंदे को एंजाइटी हो रही होती है। ऐसे लोगों के लिए एंजाइटी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे दिन ब दिन उनका एंजाइटी लेवल हाई भी होता जाता है और वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। तो आइए वीवर्स, इस वीडियो में हम 5 किस्म के एंजाइटी डिज़ॉर्डर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वीवर्स, आइए हम देखते हैं कि एंजाइटी डिज़ॉर्डर के पहले सिम्टम्स क्या है, ये मालूम करेंगे कि एंजाइटी डिज़ॉर्डर्स के क्या क्या निशानियां होती हैं, उनको भी मालूम करना बेहद ज़रूरी है। तो एंजाइटी डिज़ॉर्डर के अलामत हमको 4 तरह से नज़र आते हैं। तो पहला तो ये है कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, यानी बॉडी से रिलेटेड। इसके असर हम अपने बदन पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पसीना आना और मज़ल टेंस हो जाना, यानी उज़लात का अकड़ जाना वग़ैरह, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना वग़ैरह, ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। और दूसरा है कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, जिनमें ऐसे ख़यालात आते हैं जैसा कि आगे ख़तरा है। ऐसा ख़याल जैसा कि अभी कुछ ख़तरा होने वाला है, अभी कुछ परेशानी आने वाली है, ऐसा कॉग्निटिव तरीके से भी होता है। और तीसरा है बिहेवियरल सिम्टम्स, या बिहेवियरल यानी इनके हरकत के ज़रिए, यानी जो इंसान का जो बिहेवियर होता है, तो यहाँ पर इंसान ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो इस काबिल ही नहीं होता कि किस बात को प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और चाहता है इमोशनल सिम्टम्स। यहाँ हम एंजाइटी को इस तरह समझ सकते हैं कि इमोशनल सिम्टम्स में बंदा हमेशा दहशत ज़दा रहता है, कोई ना कोई ख़तरा आने वाला है, ऐसा सोच सोच कर हमेशा डरा हुआ, खौफज़दा रहता है। इस तरह ये तमाम सिम्टम्स अडाप्टिव हो सकते हैं। अगर इसको इस तरह समझते हैं कि अगर कोई शेर या बबर आपकी तरफ आ रहा है तो आपका खौफज़दा होना नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ ख़तरा है। लेकिन अगर सच में कोई ख़तरा ही नहीं है, फिर भी खौफज़दा हैं, तो उस वक्त ये बिहेवियर माल अडाप्टिव कह सकते हैं। ऐसा वाक़या या मकाम जहाँ आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है और ना ही भागने की ज़रूरत है, फिर भी आप वहाँ पर डर रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ है।
जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं उन्हें नॉर्मल वक़्त से भी ख़तरा महसूस होता है। इन चीज़ों के बारे में सोच कर ख़तरे का एहसास करते हैं जिन चीज़ों की या जिन वाक़यात की होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। वे बस एंजाइटी डिज़ॉर्डर को अच्छी तरह समझने के लिए एंजाइटी डिज़ॉर्डर को 5 बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया है। इसको हम 5 अलग-अलग ग्रुप्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है जनरल एंजाइटी डिज़ॉर्डर। जनरल माने कॉमन। तो जनरल एंजाइटी डिज़ॉर्डर जो होता है उसमें ये लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोच कर परेशान होते हैं कि पिछले दौर में उन्होंने जो गलतियां की थी उसी गलतियों पर पूरा फोकस करते हैं और वो सोच के परेशान रहते हैं। और साथ में फ्यूचर में आने वाले मसाइल को सोच कर भी मुस्तकिल परेशान रहते हैं। जो गुजर गया उसके बारे में सोच के परेशान, जो आने वाला है जो हकीकी नहीं है, आ भी सकता नहीं भी सकता, लेकिन उसके बारे में भी सोच कर ये परेशान रहते हैं। इसको कहा जाता है जनरल एंजाइटी डिज़ॉर्डर। जनरल एंजाइटी डिज़ॉर्डर में शदीद और बाज़ वक्त शदीद और हाई लेवल एंजाइटी भी महसूस होती है जबकि कोई बड़ा ख़तरा भी नहीं होता। ऐसे लोग वो बता भी नहीं सकते कि उन्हें क्यों एंजाइटी हो रही है, लिहाजा वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए इस डिज़ॉर्डर को फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा जाता है। ये लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, जैसा कि किसी मर्ज को लेकर, फैमिली को लेकर, काम या जॉब को लेकर, फाइनेंस पैसे को लेकर परेशान रहते हैं और उन्हें मसल टेंशन होने लगता है, उनके मसल्स में जकड़ाव आने लगता है। ये लोग रिलैक्स नहीं रह पाते, इसीलिए उनको स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, सर दर्द होता है, दिल की धड़कन उनकी तेज़ हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, कभी पसीना आता है, सांस लेने में तकलीफ़ वगैरह होने लगती है। इसके अलावा बंदे को किसी भी काम पर कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है और वो डिसीजन लेने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं लेकिन फिर भी ये डिसीजन उनके लिए परेशानी और एंजाइटी का बास बनता है। कहा जाता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिज़ॉर्डर का शिकार अक्सर औरतों में देखा जाता है। ये बस दूसरी तरह का जो डिज़ॉर्डर है वो फोबिक डिज़ॉर्डर, यानी जनरल एंजाइटी डिज़ॉर्डर में तो एंजाइटी का कोई ख़ास कारण ही नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। लेकिन फोबिक डिज़ॉर्डर में ख़ास वजह होती है। यहाँ पर गैर हकीकी डर होता है। गैर हकीकी माने जिसकी कोई वजूद ही नहीं होता लेकिन फिर भी डर होता है। बंदा किसी चीज़ से या किसी जानवर से या किसी जगह से या किसी इंसान से डरने लगता है, जबकि ये चीज़ें नुकसानदाह भी नहीं होती, फिर भी डर लगता है। अक्सर लोगों में हमने ये देखा है कि कुछ चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि सांप को देखकर या ऊंचाई पर जाने पर हमको डर लगता है, लेकिन इसको हम फोबिया नहीं कह सकते जब तक डर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर शदीद असर ना डाले। फोबिया डिज़ॉर्डर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि फोबिक डिज़ॉर्डर जो होता है ना वो बेजा खौफ होता है। इनमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसा कि एंजाइटी होती है, बेचैनी, बेकरारी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लोग फोबिक डिज़ॉर्डर के बारे में ये रियलाइज़ करते हैं कि इनका डर इरेशनल है, इसके बावजूद वो इन चीज़ों का सामना करने पर खामोश नहीं रह सकते। वो बेचैन हो जाते हैं, पैनिक भी हो जाते हैं। जब तक कि वो चीज़ इनके आगे से हटा दी ना जाए वो बेचैन ही रहते हैं। फेवस डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिज़ॉर्डर के मुताबिक फोबिया डिज़ॉर्डर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो कहा जाता है कि सिंपल फोबिया, और दूसरा है सोशल फोबिया, और तीसरा है एगोराफोबिया। यहाँ सिंपल फोबिया में बंदा किसी मखसूस चीज़, जानवर, इंसान या सिचुएशन से डरने लगता है, जैसे कि किसी रिश्तेदार से, सांप से, अंधेरे से वगैरह वगैरह। जबकि ये लोग दूसरे मामले में बहुत नॉर्मल रहते हैं। कुछ केसेस में तो देखा गया है कि बाज़ लोग बहुत सारी चीज़ों से खौफज़दा रहते हैं जो इनकी डेली लाइफ को ख़राब कर देती है। और दूसरा है सोशल फोबिया, ये समाजी ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है। तो समाजी ज़िंदगी में ये लोग शदीद इनसिक्योर फील करते हैं। लोग उन्हें देखकर क्या कहेंगे, उनको जज करेंगे, इस तरह सोचकर वो सोसाइटी से कटते चले जाते हैं।
वो लोग जिनको सोशल फोबिया होता है उन पर सोसाइटी का खौफ बहुत होता है। वो ज़्यादातर बात नहीं करते, बाहर जाकर खाना खाना पसंद नहीं करते, पार्टियों या फंक्शन अटेंड करने से कतराते हैं। ऐसे लोगों को बहुत पसीना आता है और जब उन्हें सोसाइटी को फेस करने की ज़रूरत होती है तो तब उन्हें पसीना आने लगता है और बाज़ लोगों को तो डायरिया भी होता है। तो जो सोशल फोबिया की शुरुआत तो नौजवानी के दौर से ही होती है। अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग ऐसे जॉब सेलेक्ट करते हैं जिसमें उनको अकेले रहना पड़े, अकेला ही काम करना पड़े, क्योंकि वो लोगों को अवॉइड करते हैं। तो ये तो था दूसरा हिस्सा। और तीसरे जगह पर यह बोला गया कि अगोराफोबिया, यानी इस जो फोबिया होता है ना, लोग इस मकामात पर जाने से डरते हैं जहाँ उन्हें कोई घेर सकता है। ऐसे लोग उन जगहों पर जाने से डरते हैं जहाँ इमरजेंसी में कोई मदद ना मिल सकती हो। एगोराफोबिया एक ग्रीक लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी माने हैं कि फियर ऑफ द मार्केट प्लेस। तो वो लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से डरते हैं। इसके अलावा खुले मैदानों में अकेले जाने से भी डरते हैं, जैसा कि बीच के किनारे जाना हो। तो इनकी ये सोच होती है कि अगर कोई इमरजेंसी आती हो तो ऐसे में वहाँ कोई मदद नहीं मिल सकती और ना ही इस मुकाम से फ़रार हासिल हो सकता है। तो लिहाजा ये सोच कर वो डरते हैं। और बस और एलिवेटर में भी जाने में ये लोग कभी कभी डर महसूस करते हैं। ये लोग अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ ही घर से बाहर जाना पसंद करते हैं। अगर कभी वो अकेले बाहर चले जाएं तो सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर उनको होता है, जनरल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और पैनिक भी बाज़ वक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो थे फोबिया की अलामतें। तो देखिएगा कि आपके रिश्तेदारों में या आप में ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये इब्तदाई मरहले में ही इसको एड्रेस करना चाहिए। तो देखते हैं, आइए आगे चलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में एक और जो तीसरा बड़ा तरीका है जिसको हमने क्लासिफाई किया था ना, तो वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको OCD कहा जाता है, आपने शायद सुना होगा। यानी ऐसे OCD में होता यह है कि ऐसे ख़यालात बार बार कुछ ख़यालात इंसान को परेशान करते हैं। तो ऑब्सेशन के माने हैं, यानी ऑब्सेसिव यानी ऑब्सेशन से निकला है। तो ऑब्सेशन के माने हैं यानी ऐसे ख़यालात जो बार बार आते हैं और इंसान के शऊर पर खलल डालते हैं, जिससे बंदा ज़हनी तौर पर परेशान हो जाता है। और वहीं कंपल्शन यानी वो हरकतें जिसको करने पर बंदा मजबूर हो जाता है। लिहाजा OCD में बंदा ना चाहते हुए भी ऐसे ख़यालात आते हैं उन्हें जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते और बंदे को सेंसलेस काम करने पर उकसाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेली लाइफ गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही कोई ऑब्सेसिव थॉट आता है वो फौरी कंपल्सिव एक्ट से जुड़ जाता है। इसको हम इस तरह समझते हैं कि किसी बंदे को ये डर है कि इसके हाथ गंदे हो गए हैं। जैसे ही गंदगी का ख्याल दिल में आएगा वो शख्स हाथ धोने चला जाएगा और ये ख्यालात बार बार आते हैं और वह बार बार ये काम करता है। इसके अलावा घर की चीज़ों को बार बार साफ़ करता है। अगर चीज़ें साफ़ हों तो भी दोबारा 6 बार 4 बार धोता ही रहता है। और बाज़ लोग लॉक लगाने के बाद भी बार बार जाकर चेक करते हैं कि मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया। किसी को गैस बंद करने के बाद भी बार बार ख्याल आता है और वह बार बार जाकर गैस चेक करते हैं। यह आम मिसाल है जिसे हम OCD को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि OCD जो है इसका ताल्लुक डाउट यानी शक से है। वो अपने सेंसेस पर भरोसा नहीं करते और ना ही उन्हें अपने फ़ैसलों पर भरोसा होता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो OCD के जो विक्टिम्स जो होते हैं ना, वो परेशान कुन ख़यालात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले ख़यालात को इग्नोर भी करना चाहते हैं, ख़यालात को दबाना भी चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि इनके ख़यालात और एक्शंस इरेशनल हैं। वो जानते हैं अपने कंपल्सिव बिहेवियर को, एक सेंसलेस बिहेवियर भी उसको समझते हैं, लेकिन वो अपने एक्शन को रोक नहीं पाते। जब वो कंपल्शन रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एंजाइटी महसूस करते हैं और जब वो काम कर गुजरते हैं तो उनकी एंजाइटी दूर हो जाती है।
तो ओसीडी मौजूदा दौर में 2.5% लोगों में मौजूद है और ये 35 ईयर्स से कम उम्र के लोगों में होती है। फिर बस ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी के वजूहात क्या क्या हैं। बाज़ रिसर्चर्स का मानना है कि ओसीडी का ताल्लुक बायोलॉजिकल कॉसेस की वजह से है, यानी ओसीडी से मुतासिर जो लोग होते हैं ना, उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के सेरोटोनिन जो होता है कि इस सेरोटोनिन की दिमाग में कमी की वजह से ओसीडी हो सकता है। इसके अलावा ओसीडी से मुतासिर लोगों को थोड़ा सा सुकून यानी रिलीफ इस वक्त होता है जब वो सेरोटोनिन लेवल को बराबर करने के लिए दवाएं लेते हैं, तो इनके जो हार्मोन्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो लेवल सही हो जाता है। बाज़ लोगों में ओसीडी की वजह उनके कॉग्निटिव और उनकी बिहेवियरल वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ थीरीज बताते हैं कि जो लोग ओसीडी का शिकार होते हैं उन्हें अपने ख़यालात के बहाव को बंद करना बेहद मुश्किल होता है, चूँकि वो लोग बहुत ही रिजिड होते हैं। तो ये तो थे ओसीडी। तो अब आइए चौथा बड़ा कारण फॉर एंजाइटी क्या है। यह है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक ये लफ्ज़ तो आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे। पैनिक अटैक ये भी सुन चुके होंगे। तो पैनिक अटैक उस वक्त होते हैं जब एंजाइटी शदीद बढ़ जाती है और एंजाइटी बार बार लगातार होने लगती है, तो पैनिक अटैक आते हैं। ये अचानक और गैर मुतवक्के होते हैं और जब एंजाइटी का शदीद असर जिस्म पर पड़ता है तो पैनिक डिसऑर्डर होने लगते हैं। एंजाइटी का अटैक जो होता है वो लगातार होने लगे तो इंसान को ये डर होने लगता है कि पता नहीं कब इस पर दोबारा पैनिक अटैक हो जाए। ये सोच सोचकर इंसान डरने भी लगता है, क्योंकि जब पैनिक अटैक के दौरान इंसान को ये डर होता है कि वो इस अटैक की वजह से मर जाएगा। ऐसा भी बाज़ लोग सोचते हैं। जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है ना, वो ये समझते हैं कि इनको कोई जानलेवा मर्ज़ लाहक हो गया है, लेकिन ये सच नहीं है। इस मर्ज़ को मेडिसिन के ज़रिए काबू पाया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर बहुत कम देखने में आते हैं। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट 2000 में जारी की थी। इसके मुताबिक ये स्टडी कहती है कि सिर्फ 1.5% लोगों से 3.5% आबादी में ही पैनिक अटैक्स होते हैं। ज़्यादातर पैनिक अटैक 18 से 19 साल की उम्र से लेकर के 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान के लोगों में देखा जाता है। अगर पैनिक डिसऑर्डर्स का इलाज ना कराया जाए तो ये मर्ज़ शदीद ख़तरनाक हो सकता है। आइए भी बस देखते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर्स की वजूहात क्या क्या होती हैं। बाज़ लोगों में तो पैनिक डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है और बाज़ लोगों में बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से वल्नरेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। वो लोग जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं उनकी खुसूसियत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, यानी ओवर रिएक्टिव होते हैं। अगर वो या तो लड़ाई झगड़ा करते हैं या भाग जाते हैं। इस कैफियत को फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। इस तरह ओवर रिएक्शन की वजह से यह फाइट और फ्लाइट करने का जो कारण होता है उसकी असल वजह ये होती है कि इनके दिमाग में कुछ केमिकल्स की कमी हो सकती है। ख़ासकर उनके लिम्बिक जो सिस्टम है उसमें कुछ डिफिशियंसी हो जाए, यानी कुछ कमी हो जाए, तो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। बाज़ स्टडीज़ से पता चलता है कि सेरोटोनिन नामी जो मादा होता है इसकी कमी हो जाती है तो इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है और उन पर पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। अगर थोड़ा सा भी ट्रिगर हो तो ऐसे लोगों की बॉडी फौरी रिस्पांस करती है और वो हाइपर हो जाते हैं। ये तो थे पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में। अभी आइएगा, एक और बड़ा कारण है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कहा जाता है एंजाइटी में बहुत ही अहम है, यानी आम तौर पर PTSD बोलते इसको। आम तौर पर जब हमें स्ट्रेसफुल इवेंट का सामना करना होता है तो हमें एंजाइटी या खौफ होता है। जब भी स्ट्रेसफुल यानी कोई भी ऐसा वाक़या जिसमें के स्ट्रेस हो तो तब हमें एंजाइटी होती है, ये तो हम जान चुके। ये आम सा रिस्पांस है। लेकिन वो लोग जो बड़े बड़े डिज़ास्टर्स यानी हादिसात से गुज़रते हैं इनमें शदीद एंजाइटी की अलामतें नज़र आती हैं, जिनको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इन बड़े बड़े हादिसात में हो सकता है कि किसी की जान चली गई हो या ऐसे लोगों में फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हम देखे हैं।
और पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिज़ॉर्डर होते हैं ना, उस वक्त हो सकते हैं जैसा कि जब तूफ़ान आया हो या ज़लज़ला आकर तबाही मचाया हो या आग लगी हो किसी के पास या फिर जंगें हुई हों जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हुआ हो या एक्सीडेंट होने के बाद भी पीटीएसडी की शिकायत हो सकती है या किसी के साथ रेप हुआ हो तो भी पीटीएसडी की अलामतें उनमें ज़ाहिर होती हैं। ये अलामतें न सिर्फ विक्टिम में पाई जाती हैं बल्कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनको रेस्क्यू करने वाली जो रेस्क्यू टीम होती है, जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं, बाज़ वक़्त पीटीएसडी का शिकार ये वर्कर्स भी हो जाते हैं क्योंकि वो बनफ्स नफीस आँखों देखा उस वाक़यात को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। तो आइए देखते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर यानी पीटीएसडी कब और कैसे होती है। तो कहा जाता है कि जब पीटीएसडी होती है तो इसके सिम्टम्स ये हैं, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये लोगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो बिल्कुल भी डिटैच हो जाते हैं, यानी डीप डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीडे लाइफ। जब किसी सदमे की वजह से स्ट्रेस होता है तो ऐसे लोग सुन्न हो जाते हैं, इनके आसाब सुन्न हो जाते हैं, वो जज्बाती तौर पर खाली हो जाते हैं, दुनिया के बारे में वो बेहिस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनको लोगों से क्या काम है, हत्ता कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। जिन कामों को करने में उन्हें पहले बहुत खुशी होती थी वो बड़ी दिलचस्पी से क्या करते थे, उनकी ये दिलचस्पी उन कामों से ख़त्म हो जाती है। तो पीटीएसडी को हम इस तरह पहचान सकते हैं। एक और भी अलामत है, एक और सिम्टम्स है जिससे हम पीटीएसडी को पहचान सकते हैं कि वो लोग अपने जो ट्रॉमा होता है ना उसको री एक्सपीरियंस करने लगते हैं। जैसा कि पीटीएसडी के शिकार लोगों को ख्वाब में बार बार वही हादिसात नज़र आते हैं जिसकी वजह से वो सोने से डरते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त इस गमगीन हादिसे की याद ताज़ा रहती है। ये तो थी एक और अलामत। अभी देखते हैं तीसरी अलामत क्या है। वो लोग कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाते, उनको डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन होता है। ऑल द टाइम वो लोग अलर्ट रहते हैं और स्लीप डिज़ॉर्डर्स भी उनमें होने लगते हैं। तो ये जो पीटीएसडी के विक्टिम्स जो है ना, किसी चीज़ या किसी काम में भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर पाते। अक्सर ये लोग ओवर अलर्ट होते रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों में अपने ज़िंदा रहने पर मलाल रहता है क्योंकि इस हादिसे में हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। पीटीएसडी हादिसे के फौरी बाद भी शुरू हो सकता है या हादिसा होने के कुछ हफ्ते, महीने या 1 साल बाद भी पीटीएसडी के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। कहा जाता है कि कुदरती आफात, तूफ़ान, ज़लज़लों से ज़्यादा असर इंसान पर इस वक्त होता है जब उस पर कोई हमला होता है। उनका असर बहुत शदीद होता है। जब किसी के साथ रेप होता है, इस सदमे का असर तूफ़ान और ज़लज़ले से कहीं ज़्यादा होता है। और जो पीटीएसडी का शिकार होते हैं, ऐसे लोग सदमे की शिद्दत को कम करने के लिए नशा आवर चीज़ों को लेने लगते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोगों को खुदकशी करने की कोशिश करते हैं या उन्हें बार बार खुदकशी का ख्याल आता है। ऐसे लोगों में शदीद एंजाइटी देखी जाती है, उन्हें डरावने ख्वाब भी आते हैं। तो व्यूअर्स, हमने देखा है कि इस वीडियो में हमने ये देखा कि एंजाइटी डिज़ॉर्डर्स जो होता है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ डिज़ॉर्डर्स मिल करके लोगों में फियर ऑफ जो ज़्यादा फियर और ज़्यादा एंजाइटी पैदा करते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। तो जो एंजाइटी डिज़ॉर्डर होता है ना, उसमें हम लोगों ने देखा कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिज़ॉर्डर जो आम एंजाइटी होती है, और दूसरा भी देखा कि फोबिक डिज़ॉर्डर जो था ना वो भी हमने देखा, और पैनिक डिज़ॉर्डर भी देखे। और हमने तफसील से देखा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर जिसको ओसीडी कहा जाता है, उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बड़े ही तफसील से जानकारी हासिल की। और हादिसात के बाद लोगों पर जो सदमा होता है, वो सदमे की वजह से जो डिज़ॉर्डर्स पैदा होते हैं जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर कहा जाता है यानी पीटीएसडी कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने तफसील से जानकारी हासिल की। जब हमने देखा कि जनरल एंजाइटी डिज़ॉर्डर में ये भी देखा कि जब लोगों को स्ट्रेस होता है वो ज़्यादातर टेंस हो जाते हैं, कंटिन्यूस टेंस होते हैं, और वो अपने डिज़ॉर्डर यानी एंजाइटी को
ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और अनईजी हमेशा फील करते रहते हैं। और जब फोबिक डिज़ॉर्डर में हमने क्या देखा कि जो बंदा फोबिक डिज़ॉर्डर का शिकार होता है वो हमेशा इरेशनल डर में मुब्तला रहता है कि चाहे कोई सिचुएशन हो, कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, उससे गैर ज़रूरी गैर हकीकी उसको डर लगा रहता है। वो समझता है कि अरे मैं अगर कोई किसी के साथ उसकी शादी हो गई हो तो वो समझता है कि उसको वो पसंद नहीं है वो, और ये कहता है कि बार बार मुझे पसंद नहीं है और मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता। ये भी बाज़ वक्त एंजाइटी डिज़ॉर्डर की वजह से होता है, जबकि कोई भी रैशनल उसमें वजह नहीं होती। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिज़ॉर्डर में हमने देखा कि बार बार थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को उनके थॉट की जो शदीद जो असर होता है उसको कम करने के लिए, जो एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए जा कर के ऐसी हरकत करते हैं जिसके बाद वो एंजाइटी दूर हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि बार बार हाथ धोना, क्लीन करना वगैरह। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि पैनिक डिज़ॉर्डर जब होता है इंसान तो एंजाइटी भी समटाइम्स सडनली होती है उसमें। समटाइम्स क्या होता है कि एकदम बग़ैर वजह के ही इंसान पैनिक हो जाता है। उसको थोड़ा सा भी अगर अपन उसको थोड़ा सा भी ट्रिगर करे तो वो पैनिक हो जाता है। उसके अंदर ओवर रिएक्टिंग की कैफियत बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्यों होता है ये भी हमने देखा। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ॉर्डर में भी हमने देखा कि जब कोई बहुत बड़ा सदमा होता है, जब कोई इंसान बहुत बड़े सदमे से गुजरता है तो उसको रातों में नींद उड़ जाती है। वो सदमे की वजह से वो स्ट्रेस का शिकार होता है और उसके रोज़ाना की ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब चीज़ें एंग्जाइटी के पीछे बहुत सारे कारण हमने भी देखे, जिसमें हेरिडिटी है या फिर ओवर सेंसिटिव होना भी हो सकता है, या किसी को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी होते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ें डिस्टर्बेंस अगर आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में या फिर कहीं भी आपके रिश्तेदारों में अगर आप देखें तो उन्हें फ़ौरन किसी करीबी हॉस्पिटल में बताएं, किसी साइकोलॉजिस्ट से या समझिए कि किसी फिजिशियन से बताएं और बता करके उनका मशवरा लेकर उनको ज़रूरत हो तो दवाएं शुरू करें और किसी माहिर साइकोलॉजिस्ट से बात करके उनकी काउंसलिंग करवाएं। यूँ ना करें कि ये किसी भूत या साहिब आसार हो गया है या किसी कहते हैं ना कि कोई जिन चढ़ गया है। ये चीज़ें करने के बजाय फौरी डॉक्टर के पास ले जाएं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।